हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल मैकेनिक्स का जो पेपर है वो शुरू करने वाले हैं, जो कि एमएससी प्रीवियस और एमएससी जो सेमेस्टर वाले बच्चे होते हैं उनके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके साथ ही कंपटीशन एग्जाम में इक्वली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका पेपर जो है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स, और इसमें साथ ही हम बात करें, ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इसको पढ़ने के लिए जो पहला जो चैप्टर है आपका वो है लैग्रैन्जियन डायनामिक्स। लैग्रैन्जियन डायनामिक्स पहला जो चैप्टर है वो ये है। अब लैग्रैन्जियन डायनामिक्स को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें हमें सीखनी होंगी। आज की क्लास में हम वो डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से कोऑर्डिनेट किस तरीके से हम पढ़ते हैं, फिर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इन सब चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोई भी पार्टिकल या सिस्टम लेते हैं हम, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक सिस्टम सेलेक्ट करना होता है। उसी सिस्टम को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। जैसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते हो एक्स वाई जेड, एक वो सिस्टम सेलेक्ट कर लेते हो, वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आप सेलेक्ट करते हो, सिलेंड्रिकल करते हो, पोलर करते हो, वो सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास। तो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे कहा जाएगा? The system which describe the position or motion of a particle or सिस्टम ऑफ मोर देन वन पार्टिकल। तो वो एक ही बात हो गई, तो मैं ऑफ पार्टिकल और पार्टिकल्स लिख देता हूं, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम जो मेन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हमारे लिए जनरली यूज में आएंगे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? देखिए इसमें जो कोऑर्डिनेट है वो इस तरीके से डिफाइन होते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वो पी यहां पे है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स वाई जेड। इस पी का ओरिजिन से आपका जो पोजीशन वेक्टर है उसको आपने आर वेक्टर का नाम दे दिया। पी का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है उसको आपने आर वेक्टर का नाम दे दिया। पी आपके पास इस तरीके से है। तो आपके पास देखिए इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, पहले तो वो लिखेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? देखो पी के एक्स वाई जेड, ठीक है। और आपके पास इसके अगर पोजीशन वेक्टर की बात करें तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? पोजीशन वेक्टर, तो आर वेक्टर को आप कैसे लिखेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये सारी चीजें तो आप पढ़ते हैं नॉर्मली। आई कैप क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। जे कैप के कैप भी क्या है? आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, इनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ये तो होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये इजीली आप पढ़ चुके, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से आप मैग्नीट्यूड अगर आर का निकालें तो वो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तो आपके पास क्या हो गया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो हम स्पेसिफिकली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो आप इसको इस तरीके से देखिए, सिमिलर वे में आप उन्हीं से रिलेट करें एक्स वाई जेड से। ये आपका एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। ये कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास एक्स वाई जेड थे, ठीक है, उसी से रिलेट करेंगे। इसकी यहां से जो डिस्टेंस है उसको आपने एस बोल दिया, ठीक है। और इस पॉइंट पी का ये आपने पोजीशन वेक्टर है, इसका इमेज आपने यहां पे बना दिया, ये कोई पी प्राइम है। इस पी प्राइम का एक्स के साथ एंगल फाई है। तो देखना अगर आप इसको इस पे ये परपेंडिकुलर डालेंगे, एक तो इस पे और एक इस पे,
इस तरीके से आपने जो परपेंडिकुलर डाला, यहां पे एंगल फाई है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप इसको परपेंडिकुलर फाई बोले तो आपके पास वैल्यू देखे। पहले तो बात करें हम कोऑर्डिनेट्स की, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, एक तो होगा एस, एक होगा फाई और एक होगा जेड। तीन कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास, एस, फाई और जेड। ठीक है, अब यहां से एस क्या है, फाई क्या है, जेड क्या है, वो क्या है। देखिए एस तो है आपके पास इसकी जेड एक्सिस से डिस्टेंस, जो पॉइंट है आपके पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोल सकते हो, उसकी आपके पास जेड एक्सिस से डिस्टेंस। फाई क्या है, एक्स एक्सिस के साथ इसकी इमेज का एंगल, और जेड क्या है, हाइट है आपके पास, सिलेंडर की हाइट, जेड ये रहा आपके पास। अब हम बात करें, ये वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आएगी, एस कोस फाई, ये कितनी आएगी, एस साइन फाई। आप चेक कर सकते हैं, ये वैल्यू इस तरीके से आएंगे आपके पास, एस कोस फाई और एस साइन फाई। तो देखिए अगर पोजीशन वेक्टर की बात करें तो आर वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वो निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक्स क्या आया है, देखो एक्स वाली लाइन पे कितना आ रहा है, एस कोस फाई। ठीक है, कई जगह इस एस की जगह यहां पे रो भी यूज में लिया जाता है, ठीक है, आर भी यूज में लिया जाता है, तो वो कोई बात नहीं है। वाई इक्वल टू कितना है, एस साइन फाई, और जेड इक्वल टू कुछ नहीं, जेड इक्वल टू कितना है, जेड है आपके पास। तो देखो एक्स को हमने एस फाई और जेड के टर्म में कन्वर्ट करना था, तो एक्स देखो एस कोस फाई, वाई भी क्या हो गया, एस फाई के टर्म में, और जेड है जेड के टर्म में। तो एक्स वाई जेड को के टर्म में हमने इनको चेंज कर लिया, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, एस कोस फाई आई कैप, एक्स की वैल्यू रख दी, एस साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आ गया आपके पास। यहां से आप r का मैग्नीट्यूड निकालो तो चेक कर सकते हैं क्या आ जाएगा आपके पास, r का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो देखो यहां से करते हो तब तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आता है, यहां से अगर आप चेक करो तो देखिए क्या हो जाएगा, s निकालना है अगर आपको, तो s यहां से कैसे निकालोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कीजिए, यहां से क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस एस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो यहां से देखो एस स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एस की वैल्यू क्या हो गई, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतनी बात हो गई। अब हम बात करें कि लिमिट क्या क्या होती हैं, तो देखो जेड है वो जेड एक्सिस है, तो सबसे पहले लिमिट की बात करें, एस की लिमिट क्या होगी और फाई की क्या होगी और जेड की क्या होगी। एस की लिमिट देखो आपके पास इस डायरेक्शन में एस जा रहा है, तो लिमिट कितनी होगी इसकी, जीरो से शुरू हो रही है, यहां से देखो जीरो है, आगे इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, जीरो टू इनफाइनाइट। फाई की लिमिट क्या है, ये एंगल कंप्लीट घूम के आएगा तो जीरो टू 2 पाई एंगल हो सकता है। और जेड की लिमिट क्या है, देखो ऊपर की तरफ प्लस जीरो से इनफाइनाइट, नीचे की तरफ जीरो से माइनस इनफाइनाइट, तो इसकी लिमिट क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये इसकी लिमिट्स होंगी। तो ये आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। यहां से आप ये भी निकाल सकते हो, देखो मैं y में x का डिवाइड करूं तो y बाई एक्स अगर मैं करूं यहां पे देखो तो क्या हो जाएगा, s साइन फाई अपॉन में s कोस फाई, s से s कैंसिल हो गया तो टेन फाई क्या आ गया आपके पास, y ओवर x। तो यहां से फाई इक्वल टू कितना आ गया, टेन इनवर्स y ओवर x। तो ये जो चीजें हैं ये आगे काम में आने वाली हैं, तो ये मेन चीजें जो है वो आप ध्यान में रखेंगे। तो बात करें हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए उसी तरीके से हम बनाएं, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x ये y और ये z एक्सिस है, ठीक है। आपने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट x y z है, ठीक है। ये इसका सेंटर O से जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने r वेक्टर मान लिया। अब देखें इसमें कैसे होगा, इसका जेड एक्सिस के साथ एंगल लेते हैं हम थीटा, जिसको पोलर एंगल बोला जाता है। तो थीटा तो क्या है यहाँ पे, पोलर एंगल, थीटा क्या है, पोलर एंगल। अब इसका जो इमेज है वो लेंगे हम ऐसे प्लेन में, अगर इमेज लें तो ये इमेज हमने ले लिया P प्राइम, ठीक है। अब इस इमेज का इसके साथ जो एंगल बन रहा है उसको हमने लिया फाई, ये जो एंगल है वो कितना है, फाई, और फाई को बोला जाता है एज्यूमेथल एंगल। क्या बोला जाता है, एज्यूमेथल एंगल फाई को बोला जाता है। अब देखिए ये अगर थीटा है, ये डिस्टेंस r है, तो यहां से ये जो कंपोनेंट निकालोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, r कोस थीटा। इसके जस्ट परपेंडिकुलर वाला ये है, ये इस तरीके से है आपके पास, इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये आपके पास ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये r कोस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा,
r sin थीटा। अब यहां से अब अपन ये डालें, ये r sin थीटा है, यहां पे फाई बन रहा है, तो ये आप कंपोनेंट चेक कर सकते हैं। r sin थीटा जिस लाइन पे बन रहा है वो cos फाई, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये वाला कितना हो जाएगा r sin थीटा, तो ये है एंगल इस वाले के साथ बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा r sin थीटा sin फाई। तो देखिए कोऑर्डिनेट x पे क्या आ रहा है, देखो x क्या आ रहा है आपको दिख रहा है साफ साफ, r sin थीटा cos फाई। y क्या आ रहा है r sin थीटा sin फाई, और z क्या आ रहा है r cos थीटा। तो ये तो रिलेशन हो गया x और r फाई z में, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए r थीटा और फाई। कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके पास r थीटा और फाई। कौन कौन है, r कोई भी डिस्टेंस हो सकती है पोजीशन वेक्टर की, तो किसी भी डिस्टेंस पे हो सकता है, तो पॉइंट किसी भी डिस्टेंस पे हो सकता है, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू इनफाइनाइट। थीटा की लिमिट कितनी होगी 0 टू पाई, और फाई की लिमिट कितनी होगी आपके पास 0 टू 2 पाई। मतलब यहां तक चेंज हो सकता है। थीटा देखिए आप चेक कर सकते हैं, ये 0 टू पाई तक चेंज हो, 0 टू पाई तक चेंज होगा आपका थीटा। तो ये तो आ गई इनकी लिमिट्स, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम इनकी लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आपका पोजीशन वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो रखें वैल्यू, आर वेक्टर क्या आ जाएगा, एक्स की जगह वैल्यू रख दो आर साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस वाई की जगह आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस जेड की वैल्यू रख दो आर कोस थीटा जेड के कैप या जेड कैप। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आ गया। अगर आपको थीटा और फाई निकालना हो तो देखो, थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो यहां से आर स्क्वायर निकाले अगर हम, तो देखो तीनों को जोड़ के तीनों का स्क्वायर करें तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कीजिए। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, तीनों में कॉमन आ जाएगा। इसके पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई। इसके पास क्या बचेगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, और इनके पास क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें साइन स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन ले तो क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो गया। तो यहां से क्या गया, आर स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा जब कॉमन लिया था तो इन दोनों को जोड़ के 1 बचा, प्लस क्या है कोस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो गया। मतलब यहां से आर स्क्वायर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ दिस वन। तो ये तो आपके पास आर आ गए। अब आपको थीटा और फाई निकालना है, तो चलिए थीटा और फाई और निकाल के देखते हैं हम। तो देखें यहां से अगर आप करें y में x का डिवाइड करें तो देखिए y में x का डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, डिवाइड करें r साइन थीटा साइन फाई अपॉन में r साइन थीटा कोस फाई। ठीक है, ये आ गया, ये कट गया आपके पास, तो टेन फाई क्या आ गया आपके पास, y ओवर x। तो फाई इक्वल टू कितना आ गया, टेन इनवर्स y ओवर x। ये तो फाई की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, इस तरीके से आप फाई निकाल सकते हैं। तो एंगल फाई जो है एजियोमेथल एंगल, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां से देखो z इक्वल टू आर कोस थीटा है, तो कोस थीटा क्या आ गया, z बाई आर, और थीटा क्या आ गया यहां से आपके पास कोस इनवर्स z बाई आर। तो यहां से आप थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एजियोमेथल एंगल और पोलर एंगल इस तरीके से निकाला जा सकता है। तो ये जनरल जो सिस्टम थे 3 वो हमने डिस्कस कर लिए। यहां तक हम इन सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं। एक होता है पोलर सिस्टम, उसकी बारे में और थोड़ी बात कर लेते हैं। वो होता तो इन्हीं का ही टाइप है, पर हम उसको अलग से थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि वो आपके यूजफुल रहे आगे। पोलर सिस्टम है वो 2D में काम में लेते हैं, 3D में हम उसको काम में नहीं लेते। जनरली जहां भी 2D आपके पास कोई सिस्टम क्लासिकल मैकेनिक्स में दिया जाएगा उसमें आप XY की बजाय पोलर सिस्टम को यूज में लोगे। तो हम बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक सिस्टम की जिसको बोल रहे हैं पोलर सिस्टम। तो देखिए क्या होगा पोलर सिस्टम में, ये आपके पास किसी अगर 2D की बात करें, यहां पे कोई पॉइंट P है, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट XY है और ये इसका पोजीशन वेक्टर है, तो ये R वेक्टर, ठीक है, ये आपके पास है। अब यहां से कोई भी आपके पास ये एंगल अगर आप थीटा मान रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट आप
एक्स वाई की बजाय आर थीटा भी लिख सकते हैं। तो पोलर सिस्टम में कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आर और थीटा, ठीक है। आर की वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट, थीटा की वैल्यू 0 टू पाई, कुछ भी हो सकती है। अभी हम बात करें यहां पे आर वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, अगर एक्स वाई जेड, अगर ये एक्स वाई सिस्टम है तो आर वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और यहां से थीटा कैसे निकाला, तो यहां से देखिए चेक कर सकते हैं आप, पोलर सिस्टम में कोऑर्डिनेट निकालें, ये एंगल थीटा है, ये आर वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा आर कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा आर कोस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा आर साइन थीटा, ठीक है। यहां से आप निकालें तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर की वैल्यू आपके पास आ गई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से थीटा निकालें तो देखो टेन थीटा क्या आएगा वाई बाई एक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। 2D के लिए या किसी प्लेन की जब बात करें तो हम जनरली पोलर सिस्टम यूज में लेंगे, तो उसके लिए ये सारी चीजें आपके पास होंगी, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने इसलिए डिस्कस किए क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी कोई भी सिस्टम दिया जाएगा आपको, उसके लिए सबसे पहले आपको दो चीजें पहचाननी पड़ेंगी। पहले तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं वो आपको ये सिस्टम देख के पता चलेगा। दूसरी चीज उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस उसमें कर पाएंगे। तो ये तो हो गया। अब हम अगर मैं एक नोट आपको बताऊं, इन चारों सिस्टम को पढ़ने के बाद आप एक चीज बोल सकते हैं, और वो क्या है, देखिए किसी भी सिस्टम की बात करो, कोई भी सिस्टम हो, हमने चार पढ़े कोऑर्डिनेट सिस्टम, चारों को अगर हम कंबाइंडली अगर बोले तो वो जनरलाइज्ड सिस्टम क्या कहता है। अगर हम जनरलाइज्ड सिस्टम में पोजीशन वेक्टर को डिस्कस करें तो वो कैसे लिखा जा सकता है, तो यहां पे देखो एक इंपॉर्टेंट नोट जो है वो जनरली इन क्लासिकल मैकेनिक्स, जनरली इन क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल सिस्टम द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, अगर हम किसी जनरल की बात करें जिसमें सारे इंक्लूड हो जाएं, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाई, कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आर वेक्टर वो Q1 Q2 Q3 ऐसे ही Qk, ऐसे ही आगे तक Qn का फंक्शन हो सकता है, T का भी हो सकता है, T को एक बार मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। वेयर Q1 Q2 क्या है, देखिए वेयर Q1 Q2 Qk Qn आर कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। यहां पे हर जगह पे इस वर्ड का मीनिंग है, इनको क्या बोला जाता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। आपके पास ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, मतलब सारे आप इन की जगह एक्स भी ले सकते हो, एक्स वाला सिस्टम भी ले सकते हो, पोलर भी ले सकते हो, स्फेरिकल भी। जैसे मैं बात करूं, जैसे Q1 की जगह अगर आप x लिख दो, Q2 की जगह y रख दो, Q3 की जगह z रख दो, तो ये आपका कौन सा हो गया, कार्टेशियन। जनरलाइज्ड का मतलब समझना, अगर आप Q1 की जगह r रख दो, Q2 की जगह थीटा रख दो और Q3 की जगह फाई रख दो, तो ये कौन सा हो गया, स्फेरिकल। और अगर आप Q1 की जगह आप रख दो S, Q2 की जगह फाई रख दो, Q3 की जगह Z रख दो, तो ये आपका कौन सा हो गया, सिलेंड्रिकल, ठीक है। अगर आप Q1 की जगह R और Q2 की जगह थीटा रख दो, ये कौन सा हो गया, पोलर। तो मतलब ये हुआ, अभी तक तो हम 3D तक की बात कर रहे थे, ये जनरल हो गए, जितने भी कोऑर्डिनेट है वो सारे Q से बनाए जा सकते हैं, और Q यहां पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा। बस आपको पहचानना है, Q की जगह R लेना है, X लेना है, Y लेना, क्या लेना है, वो पहचानने का काम है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में। अब यहां से Q1 में आप Q1 की वैल्यू रख रहे हो ना, तो कैसा भी कोऑर्डिनेट हो वो इसमें आ गया, जनरल है वो। तो सभी प्रकार के कोऑर्डिनेट इनसे बनाए जा सकते हैं, इसलिए इनको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या है, मतलब किसी भी सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो आप कोऑर्डिनेट जनरली यूज में ले रहे हैं वो सारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे आपको ये कह दिया कि एक प्लेन है
और उस प्लेन में मोशन हो रही है तो उसके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होंगे? प्लेन की बात कर रहा है तो x q1 की जगह r और q2 की जगह थीटा, r थीटा हो गया। अगर आपको कोई स्पेरिकल सिस्टम की बात कर रहा है, 3D में स्पेरिकल सिस्टम की बात कर रहा है, तो उसमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट q1 q2 q3 होंगे 3, और उनकी वैल्यू क्या होंगी? q r थीटा और फाई। तो इस तरीके से आप जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को एक्सप्लेन कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट भी रहेगा, याद रखें, जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उतने ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब वर्ड आया है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसके बारे में हम बात करते हैं, क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें तो किस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल कराऊंगा आपको समझाने के लिए, और पहले आपको यह पता चलना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, वरना आप सिस्टम में आगे मूव नहीं कर पाओगे। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और डिग्री ऑफ फ्रीडम और कोऑर्डिनेट सिस्टम पहचानने के बिना आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? आपके पास कोई भी डायनेमिकल सिस्टम है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या कोऑर्डिनेट्स आपको रिक्वायर होते हैं उनको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हो, वेरिएबल्स या कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन या मोशन ऑफ ए डायनामिकल सिस्टम इज कॉल्ड डायनेमिकल सिस्टम कंसिस्टिंग, डायनेमिकल सिस्टम में एक पार्टिकल भी हो सकता है, कंसिस्टिंग वन और मोर पार्टिकल्स बी कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको क्या बोला जाता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाता है। मतलब किसी भी डायनेमिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए आपको जितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट चाहिए, इंडिपेंडेंट का मतलब भी समझना, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। कैसे, मैं आगे बताने वाला हूं। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स या वेरिएबल्स जो चाहिए वो क्या होंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल अगर हम ले, जैसे आपको कोई ये कह दिया कि फ्री स्पेस में कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, फ्री स्पेस में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे? फ्री स्पेस मतलब एक्स वाई जेड मान के चले अगर आप उसको, तो एक्स उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? उसको एक्सप्लेन करने के लिए इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हुए, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना हो गया? 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। ठीक है। अगर आपको यह कह दिया जाए कि 2 पार्टिकल हैं वो फ्रीली मोशन कर रहे हैं स्पेस में, एक पार्टिकल के लिए आपने देख लिया 3 कोऑर्डिनेट होंगे, तो 2 पार्टिकल के लिए क्या होंगे? जैसे पहले पार्टिकल के लिए कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x1 y1 z1, दूसरे के लिए क्या हो गए? x2 y2 z2। तो देखो 3 ये कितने हो गए? 6 हो गए। ऐसे ही अगर आपको n पार्टिकल दे दे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी हो गई? 6। n दे दे तो क्या हो जाएगा? 3, एक के लिए 3, तो n के लिए कितने हो जाएंगे? 3n। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3n हो गई। ये तो एक नॉर्मल जनरल एग्जांपल हो गया। अब अगर मैं ये कह दूं यहां पे एक स्पेसिफिक नोट डालने की आपको आवश्यकता है, और वो क्या है देखिए मैं बताता हूं। स्पेसिफिक नोट ये है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो आपको कहां चाहिए? सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए चाहिए, उनकी संख्या कम हो सकती है। अगर आपको जैसे किसी भी सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड हैं, तो उनकी संख्या कम भी हो सकती है। कब? जब आपको कोई कॉन्स्ट्रेंट दिया गया हो। कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन होती है जो सिस्टम को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए लगाई जाती है। अगर एक कॉन्स्ट्रेंट दिया गया होगा तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 कम हो जाएगा, 2 दी होंगी तो 2 कम हो जाएंगी। कहने का मतलब यह है
नंबर ऑफ कांस्टेंट है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम कर देते हैं। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट जनरली एक रिलेशन के द्वारा दिए जाते हैं। रिलेशन मतलब किसी न किसी में डिपेंडेंसी बताएंगे, दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिपेंडेंसी बताएंगे। कांस्टेंट में हम जनरली आगे देखेंगे कि दो कोऑर्डिनेट के बीच में एक डिपेंडेंसी दिखेगी आपको। अगर डिपेंडेंसी आ रही तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही नहीं हुए। कहने का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन अगर सही से आप समझे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मार्क करें। इंडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करें। अगर डिपेंड करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट है, कहने का मतलब ये है। तो इसको हम क्या लिखें नोट को, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स नीडेड टू स्पेसिफाई द डायनामिकल सिस्टम, स्पेसिफाई द डायनामिकल सिस्टम बिकम स्मॉलर। मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कम हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? व्हेन द constraints आर प्रेजेंट इन सिस्टम, प्रेजेंट इन सिस्टम। अगर आपके सिस्टम में कांस्टेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? कम। कहने का मतलब इस लाइन को देखना, मार्क करना, हेंस द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ, ये लाइन समझना, मैं अलग पेन से लिख देता हूं, रेड पेन से लिख देता हूं मैं इसको। तो देखिए इसको अलग पेन से लिखते हैं अपन, किस तरीके से अलग पेन से लिखते हैं हम इसको। द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स या वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट होने चाहिए वे कोऑर्डिनेट्स या वेरिएबल्स। स्पेसिफाई, टू स्पेसिफाई, ये अंडरलाइन कर लें इसको, टू स्पेसिफाई द सिस्टम, द मोशन ऑफ द सिस्टम कंपेटिबल विद कॉन्स्टेंट्स। मतलब कॉन्स्टेंट भी वहां पे गिवन है। कॉन्स्टेंट्स मतलब ये होगा, अगर एक कांस्टेंट कम होगा, आप इसको आगे देखेंगे, आपके सामने आगे एग्जांपल आएंगे, कांस्टेंट दिया होगा तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होती दिखेंगी। तो यहां पे ये हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले, कांस्टेंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, किस किस प्रकार से कांस्टेंट को आपको पहचानना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की हो गई। अब मैं कुछ एक और एग्जांपल आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के बता देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। अभी तक हमने एक छोटा सा जनरल एग्जांपल डिस्कस किया है। तो देखिए अगर हम बात करें कुछ और एग्जांपल्स की, तो उस पे आते हैं हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से निकाले जाते हैं। देखिए अगर आपको ये दे दिया गया, एग्जांपल की बात कर रहा हूं, ए पार्टिकल इज मूविंग, क्वेश्चन है एक प्रकार से, मूविंग अलोंग दीज पाथ्स, देन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहला क्वेश्चन है इसमें, पार्टिकल है वो y इक्वल टू ax पे मूव कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वो आपके पार्टिकल इस पाथ को फॉलो कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास पार्टिकल है वो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू
9 इस पाथ पे मूव कर रहा है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे इस प्रकार के एग्जाम्पल दे सकता है। कुछ भी दे रखा हो आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपको दे दिया गया है मूविंग अलोंग पाथ, अलोंग मतलब किसी पाथ को फॉलो कर रहा है, पाथ के सारे चल रहा है, मतलब एक स्पेसिफिक पाथ है उसको फॉलो कर रहा है। अगर अलोंग आपके पास आ रहा है इसका मतलब एक 1D पाथ को, एक पाथ को फॉलो कर रहा है। अगर पाथ के साथ साथ चलेगा तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, वो भटक तो रहा नहीं भाई, उस पाथ को फॉलो करते जा रहा है, इसका मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। अगर पार्टिकल, इफ पार्टिकल इज मूविंग along a specific path, then डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी उसके लिए, हमेशा 1 होगी, कोई भी पाथ हो। तो इन सभी केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 1 है। और भी कोई एग्जांपल दे सकता है। अगर ऐसा दे दिया गया, इफ पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए प्रीडिफाइंड सरफेस, प्रीडिफाइंड सरफेस, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी उसके लिए, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 2। मतलब ऑन ए सरफेस, सरफेस मतलब 2D पे, किसी सरफेस पे, वो सरफेस कैसा भी हो। अगर आपको प्री डिफाइंड सरफेस दे दिया है, सरफेस मतलब 2D, जैसे ये सरफेस भी हो सकता है, एक स्फीयर का कोई सरफेस दे सकता है, एक स्क्वायर का दे सकता है, कोई भी सरफेस दे दे। अगर ऑन ए सरफेस दे रखा है, इसका मतलब वर्ड पे ध्यान देंगे, ऑन अगर वहां पे दिया हुआ है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 2 होगी। और भी कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करें। जैसे आपको कोई पेंडुलम दे दिया गया, जैसे मैं डायग्राम बना के समझा देता हूं। अगर आपको मोशन इस तरीके से दे दी गई कि आपके पास कोई पेंडुलम है और वो पेंडुलम, ये इसका बोब है जिसका मास m है, ठीक है, और ये इस तरीके से मूव कर रहा है इसमें, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहा है। ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, ये r मान लिया। अगर आपको पेंडुलम दे दिया कि सिस्टम इस तरीके का दिया है, ए पेंडुलम ऑफ लेंथ r इज मूविंग इन ए वर्टिकल प्लेन, मूविंग आपके पास एक वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है। सीधी सी बात है, प्लेन दे दिया तो मैंने बताया था प्लेन होते ही आप कोऑर्डिनेट पे चले जाओ। प्लेन के लिए कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, r थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट, देखो r और थीटा। अब यहां पे देखो, अगर पार्टिकल में लेंथ कांस्टेंट दे रखी, r यहां पे कांस्टेंट है, आपको पता है स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, तो ये एक प्रकार का कांस्टेंट दे रखा, शर्त दे दी, इस मोशन को रेस्ट्रिक्ट करने की एक शर्त दे दी, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब टोटल कोऑर्डिनेट कितने थे, 2, और एक दे दी शर्त, बाकी कितना बचा, 1। तो यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बची, 1 बची, ठीक है। अगर यहां पे स्प्रिंग लगा देता, अगर ये स्प्रिंग लगा देता तो r कांस्टेंट नहीं होती, मतलब ये शर्त नहीं दे रखी, मतलब r भी चेंज हो सकता है भाई। जो डायनेमिकल वेरिएबल्स का मतलब क्या है, वेरिएबल्स का मतलब जो चेंज हो सकते हैं। मैंने क्या कहा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो कोऑर्डिनेट जो चेंज हो सकते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड भी नहीं करे। अब स्प्रिंग लगा देंगे तो ये मास की वजह से स्प्रिंग की लेंथ कम हो सकती है, बढ़ सकती है, मतलब r कांस्टेंट नहीं है। ये भी बदल रहा है, थीटा भी बदल रहा है, दोनों डायनेमिकल हुए या नहीं हुए। इसका मतलब अगर ये दे दिया तो ये कांस्टेंट नहीं है, तो टोटल कोऑर्डिनेट कितने हुए, r भी चेंज हो रहा है, थीटा ऑल्सो चेंजिंग, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से और बहुत से एग्जाम्पल हैं, तो वो एग्जाम्पल आपके पास डिस्कस करने के लिए बुक में बता देता हूं। जेसी उपाध्याय की जो बुक है, जेसी उपाध्याय की क्लासिकल मैकेनिक्स की जो बुक है, उसमें अच्छे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। और उनमें बहुत सारे सोल्ड एग्जाम्पल भी है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वो ज्यादा बेटर रहेंगे। ये ध्यान रखना, कांस्टेंट जितने भी होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगी। हम आगे कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे, तब भी कुछ एक एग्जांपल आपके पास डिस्कस करने वाले हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट और कौन कौन से टाइप होते हैं और उन टाइप से मोशन कैसे अफेक्ट होती है, फिर उन कांस्टेंट की वजह से फोर्स क्या क्या लगते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।